आइए बात कर लेते हैं कि कार्यपालिका क्या है। देखिए हमने इसके पहले वाली क्लास में देखा था हमने इसके पहले वाली क्लास में देखा था कि विधायिका कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और स्वयं कार्यपालिका से कैसे नियंत्रित होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे पर आश्रित होती हैं और साथ ही साथ मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि राम भैया लक्ष्मण भैया को कैसे नियंत्रित करते हैं और स्वयं कैसे नियंत्रित होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखा था। अब आइए बात करते हैं कि कार्यपालिका क्या है। देखिए कार्यपालिका क्या है, इसको समझने से पहले हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे कोई ऑर्गेनाइजेशन लेना पड़ेगा ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए तब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी संगठन है, जितने भी संगठन अपने आप से तो चलते नहीं हैं, उनको चलाने के लिए कोई ना कोई एक शीर्ष संस्था होती है या बोर्ड ऑफ मेंबर उसमें का होते हैं, ठीक है। और जिनका काम क्या होता है, नीतियों का निर्माण करना होता है। जिनका काम क्या होता है, नीतियों का निर्माण करना। लेकिन जब बोर्ड ऑफ मेंबर के द्वारा बनाए गए नीतियां हैं दोस्तों, क्या उसको स्वयं वही लागू भी करते हैं? तो नहीं, उनके लिए अन्य सदस्य भी होते हैं, अन्य मेंबर भी होते हैं जो बोर्ड ऑफ मेंबर के द्वारा बनाए गए नियम हैं उनको लागू करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से किसी देश को चलाने के लिए क्या है कि किसी देश को चलाने के लिए नियम और कानून बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एक विधायिका है। और ठीक उसी तरह और विधायिका का काम क्या होता है, नीतियों का निर्माण करना। और जिस तरह से किसी संस्था में बनाए गए जो नियम हैं उनको लागू करने के लिए अन्य लोग हैं, उसी प्रकार से हमारे पास क्या है, कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना होता है। और एक चीज़ जान लीजिए, जब विधायिका द्वारा नियम बनाए जाते हैं तो उसमें भी कार्यपालिका के लोग शामिल होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका क्या है। देखिए कार्यपालिका क्या है कि विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना और प्रशासन करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात कर लेते हैं एक परिभाषा। चलिए एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए बिल्कुल रख के जल्दी समझाऊंगा 30 सेकंड में। ये हो गया, एक स्कूल को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर हो गए जो नियम और कानून बनाएंगे। और इसमें मान लीजिए ABCD रख देते हैं, ठीक है, 4 मेंबर रख देते हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इन बोर्ड के द्वारा बनाए गए नियम हैं उनको लागू करने के लिए का खा गा घा अंगा, ठीक है, घा हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये सब सदस्य हो गए, इनका काम होता है इनके द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना। क्या करना, पूरे स्कूल में लागू कर देना। यानी कि एक तरीके से स्कूल में लागू, जैसे मान लीजिए इन्होंने एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए बोर्ड ऑफ मेंबर लोगों ने बनाया कि बोर्ड ऑफ मेंबर के लोगों ने बनाया कि नीति बनाई, यानी कि एक नियम बनाया इन्होंने कि कल से अगर कोई छात्र नहीं आता है तो उसे 150 रुपये फाइन पे करना पड़ेगा। इन्होंने एक नियम बनाया और ये नियम इनके पास आया और ये लोग क्या कर दिए, पूरे स्कूल में लागू कर दिए। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, देश को चलाने के लिए मैंने आपको बताया था कि विधायिका है और विधायिका का काम क्या होता है कि कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, उन नियमों को लागू करना है। मैंने आपको बताया था एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिए, बोर्ड ऑफ मेंबर को जब कोई नियम बनाना होता है तो इसके लोग भी शामिल होते हैं, जो अन्य लोग होते हैं ये लोग भी शामिल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से विधायिका जब अपने कानून को निर्माण करती है तो कार्यपालिका के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि विधायिका के लोग जो विधायिका कानून बनाएगी उसमें कार्यपालिका के लोग नहीं होंगे, उसका केवल और केवल लागू करना ही नहीं बल्कि उस नियम को बनाने में भी सहभागीदारी निभाती है। अब आइए बात करते हैं परिभाषा, एक देख लेते हैं कि कार्यपालिका की परिभाषा क्या है। कार्यपालिका की परिभाषा क्या है। अब आइए बात कर लेते हैं एक बार परिभाषा। कार्यपालिका की परिभाषा की बात करें तो आपको बेहतर तरीके से इसी परिभाषा को आप यदि याद रख लेते हैं, इस परिभाषा को याद कर लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है, क्या करता है, लागू करता है। और
क्या करता है? प्रशासन का काम करता है। क्या करता है? प्रशासन का काम करता है। प्रशासन का काम करता है। प्रशासन का काम या कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाता है। देखिए परिभाषा समझ लीजिए, कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका की परिभाषा क्या कह रही है कि सरकार का वह अंग जो इन नियमों और कायदों को, कौन नियमों और कायदों? जो विधायिका के द्वारा बनाए गए नियम हैं उनको लागू करता है और प्रशासन करने का काम करता है, या प्रशासन करता है, या प्रशासन का काम करता है, या प्रशासन का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्रिय साथियों? कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका क्या होती है? सरकार का वह अंग जो इन नियमों और कायदों को लागू करती है और प्रशासन का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर आप हमें ये बताइए कि कार्यपालिका इतनी देर से आप समझा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने हमें ये नहीं समझाया कि आपने हमें ये नहीं समझाया कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, यानी कि कार्यपालिका के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून हैं उसको लागू कौन करता है, कौन है वो जो लोग लागू करते हैं। अभी तक सर आपने इसके बारे में हमें नहीं बताया। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि कार्यपालिका के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। कार्यपालिका के अंदर कौन कौन लोग आते हैं तो इसको भी आप समझिएगा। देखिए कार्यपालिका के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? राष्ट्रपति कौन आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, व अन्य मंत्री, या मंत्री कह सकते हैं, या मंत्री कह लीजिए ज्यादा अच्छा पड़ेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री या अन्य मंत्री, मतलब एक तरीके प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री परिषद होता है। और उसके बाद बात करते हैं उसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, और इसके अंदर क्या आता है? पूरा प्रशासनिक ढांचा। पूरा प्रशासनिक ढांचा मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाए। पूरा प्रशासनिक ढांचा। देखिए पूरा प्रशासनिक ढांचा से तात्पर्य हो जाता है कि जो सिविल सेवक होते हैं, जो सिविल सेवक के सदस्य होते हैं, जो कौन होते हैं? सिविल सेवक के सदस्य। कौन होते हैं? जो सिविल सेवा के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? सिविल सेवा के सदस्य। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिविल सेवा के सदस्य। कौन? जो सिविल सेवा के सदस्य होते हैं वे भी कार्यपालिका के एक हिस्सा होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए कार्यपालिका के अंतर्गत कौन होता है? कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग होते हैं? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, और उनके साथ जो अन्य मंत्री लोग होते हैं वे भी कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। और साथ ही साथ जो उसके अंदर प्रशासनिक पूरा ढांचा होता है, जो इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है, यानी कि जो सिविल सेवा के सदस्य होते हैं वे भी कार्यपालिका के हिस्से हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वे भी कार्यपालिका के हिस्से हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वे भी कार्यपालिका के हिस्से हैं। तो अभी आपने देखा कि कार्यपालिका क्या है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका क्या है। अब मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब आइए बात कर लेते हैं कि कार्यपालिका को चलाता कौन है। तो दोस्तों कार्यपालिका को चलाने के लिए जो कार्यपालिका का हेड होता है और जिसे पूरी शक्ति दी गई है वो है राष्ट्रपति। तो हमारे देश की बात कर रहे हैं, अब हम अपने देश की बात कर रहे हैं। तो हमारे देश में क्या है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के हेड हैं, और जिनका काम होता है कि एक तरीके से जिनका काम होता है कि पूरे कार्यपालिका को रन करना, यानी कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। और राष्ट्रपति क्या करेंगे? उन शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करेंगे?
प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री परिषद के अनुसार, ठीक है, उनके सलाह पर। देखिए इसको समझिएगा, अब देखिए इसको समझिएगा आप लोग कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है और अन्य मंत्री आते हैं, और साथ ही साथ जितने भी पूरा जो इसके अंदर जो पूरा प्रशासन सिविल सेवक होते हैं यानी प्रशासनिक ढांचा होता है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, वो वे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब आइए समझ लेते हैं एक बार हम कि राष्ट्र कार्यपालिका को चलाता कौन है इसके बारे में, ठीक है, यानी कि कार्यपालिका कैसे रन होती है इसके बारे में आइए हम समझते हैं, या कार्यपालिका कैसे नियमों को लागू करती है, कैसे संसद के द्वारा यानी कि विधायिका के द्वारा बनाए गए नियम को कैसे लागू करती है। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात हमें समझना होगा कि कार्यपालिका का हेड कौन है। तो कार्यपालिका का हेड है राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का हेड होता है राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति हमारे देश में। अब राष्ट्रपति क्या अकेले ही चलाएगा पूरी कार्यपालिका? नहीं, राष्ट्रपति को चलाने के लिए इनके साथ क्या है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, तो राष्ट्रपति जो है एक तरीके कार्यपालिका को चलाने के लिए उसकी सहायता और सलाह के लिए कौन है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री परिषद, अन्य मंत्री परिषद। तो कार्यपालिका को चलाने के लिए यानी कि कार्यपालिका का हेड कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति को पूरी शक्तियां दी गई हैं कार्यपालिका की। राष्ट्रपति को पूरी शक्तियां यानी कि सारी शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को कार्यपालिका को चलाने के लिए। तो कार्यपालिका को चलाने के लिए राष्ट्रपति को पूरी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति चलाएगा कैसे? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्री परिषद जो होती है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? कार्यपालिका को चलाता है। अभी देखिए आप ये समझिए, अभी केवल ये समझिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की पावर एक तरीके से कहा जा सकता है। यहाँ राष्ट्रपति अभी क्या है? राष्ट्रपति अभी पावरफुल है। अभी आप राष्ट्रपति को देख रहे हैं कि राष्ट्रपति पावरफुल है। उसके लिए संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है, एक अनुच्छेद जोड़ा गया और जिसे बोला गया अनुच्छेद 74। देखिए अनुच्छेद 74 में कहा गया है, इसी तरह से कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 74 क्या है, ये भी समझ लीजिए। देखिए अनुच्छेद 74 क्या है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और उसे सारी शक्तियां दी गई हैं, यानी कि उसके पास सारी शक्ति होंगी और उसको चलाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी और जिसका काम होगा राष्ट्रपति की सहायता करेगी, सलाह देगी और परामर्श देगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए और परामर्श देने के लिए एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसका सारा काम क्या करेगी? राष्ट्रपति को सलाह देगी। ठीक है, और राष्ट्रपति सारे कार्यपालिका को अच्छे से चलाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, हमारे देश में क्या है? संसदीय व्यवस्था लागू की गई है। संसदीय व्यवस्था लागू की गई है। और थोड़ा से पहले और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद संसदीय व्यवस्था मैंने आपको बता दिया था शुरू वाले क्लास में ही, जिसमें क्या है? संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। तो अब यहाँ आप समझिएगा एक और बातें। दरअसल क्या हुआ था? एक संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार के समय में। उसमें कहा गया कि ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पर कहा गया, उसके पहले क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह और परामर्श देगी। यहाँ तक सब क्लियर था। ठीक है, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आता है तो इसमें कहा जाता है कि देखिए कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। अब यहाँ से पूरी तरीके से राष्ट्रपति जो हो जाते हैं वो देश का प्रमुख और नाम मात्र के हो जाते हैं।
और प्रधानमंत्री नाम मात्र के हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या हो जाता है, वास्तविक शक्ति वाला हो जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या हो जाता है, पूरी तरीके से वास्तविक शक्ति वाला हो जाता है। यानी कि अब प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। हमारे देश में अब राष्ट्रपति केवल और केवल क्या हो गए, नाम मात्र के रह जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ जब 42वां संविधान संशोधन होता है तो यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद, अगर प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं राष्ट्रपति को, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति महोदय आप यहीं पर खड़े रहिएगा, तो राष्ट्रपति महोदय कुछ बोलेंगे नहीं, उन्हें खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस बात को कह दिया गया था, इस बात को कह दिया गया था कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सारी सलाह माननी पड़ेगी, सारी सलाह माननी पड़ेगी प्रधानमंत्री के यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी जो मंत्रिपरिषद है, और उनकी सलाह मानने के लिए पूरी तरीके से बाध्य है। किसमें कहा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। फिर उसके बाद क्या होता है, एक और संशोधन होता है, एक और संशोधन होता है दोस्तों, एक और संशोधन होता है, एक और संशोधन होता है, और वो संशोधन होता है आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। एक और संविधान संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आता है जब मोरारजी की देसाई की सरकार बनती है। उसमें कहा गया कि ठीक है, प्रधानमंत्री की नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। लेकिन इस संविधान संशोधन में इन्होंने क्या कह दिया था कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई जो निर्णय लिया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है या जो सलाह दी जा रही है वो हो सकता है देश के हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर पूरा कड़ाई थी 42वां संविधान संशोधन में, पूरी तरीके से कड़ाई ये थी कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री वाली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के पूरी बात मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, 44वां संविधान संशोधन आता है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कह दिया जाता है कि उनके सरकार में कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। लेकिन एक बार राष्ट्रपति को यह पावर दी, एक बार राष्ट्रपति के एक अवसर और दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो उन्हें पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं मंत्रिपरिषद को कि आप जो निर्णय या जो सुझाव दे रहे हैं इस पर आप फिर से विचार कर लीजिए, तब आगे काम किया जाए। लेकिन फिर यहीं पर एक और बात कह दी गई थी कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, और पुनर्विचार के लिए एक बार मंत्रिपरिषद उस बात को भले सोच सकती है, लेकिन अगर पुनः वही चीजें आ जाती हैं तो राष्ट्रपति को उस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। देखिए आप समझिएगा, एक एग्जांपल मान लीजिए, आर्टिकल 352 का यूज करना है, समझिएगा आर्टिकल 352 का यूज करना है, और आर्टिकल 352 को यूज करने के लिए, अब आर्टिकल 352 को यूज करने के लिए अब यहाँ पर पहले 42वां संविधान संशोधन से समझिएगा, कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है पूरे देश में, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है। क्या करना है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है पूरे देश में। 42वां संविधान संशोधन में कहा गया तो राष्ट्रपति महोदय बिना कुछ बोले हुए राष्ट्रपति महोदय को बिना कुछ बोले हुए क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना पड़ेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ क्योंकि यहाँ 42वां संविधान संशोधन में, क्योंकि यहाँ पर वे बाध्य थे, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने देखा कि राष्ट्रपति को कुछ नहीं बोलना, केवल और केवल क्या कर देना है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना है बस। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देना है बस। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में कहा गया, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि राष्ट्रपति को एक बार मंत्रिपरिषद ने कहा कि भैया आपको, राष्ट्रपति महोदय आपको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना है। तो राष्ट्रपति साहब को ये लगा, राष्ट्रपति महोदय को ये लगा कि भैया जो आप निर्णय ले रहे हैं ये देश के हित में नहीं है। तो उन्होंने क्या कह दिया कि एक बार आप दोबारा विचार कर लीजिए, आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए, पुनर्विचार यानी फिर सोच समझ लीजिए कि लागू करना है कि नहीं। अब मंत्रिपरिषद क्या करती है, पुनर्विचार करने के बाद भी फिर से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कहती है
कि नहीं तुम्हें 352 के हिसाब से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना ही पड़ेगा, तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं, कैसे राष्ट्रपति हमारे देश में केवल और केवल नाम मात्र के हैं। वास्तविक शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। दोनों संविधान संशोधन याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद की सलाह और सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या कहा गया, 1978 में कहा गया कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद जब दोबारा ले जाया जाएगा, दोबारा वही मामला ले जाया जाता है राष्ट्रपति के पास, तब राष्ट्रपति को उस बात को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यानी कि वे बाध्य हो जाएंगे। क्लियर बात यहाँ समझ में आई कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका क्या है। देखिए मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका और विधायिका और कार्यपालिका कैसे दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अभी मैंने आपको बताया इसी क्लास में कि कार्यपालिका का काम क्या है, कार्यपालिका क्या है। पहली चीजें मैंने आपको बताया कार्यपालिका क्या है, फिर मैंने आपको बताया कार्यपालिका का काम क्या है कि विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना। देखिए समझते चलिएगा, देखिए मैं लिखते चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में। देखिए विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। किसका होता है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को चलाने के लिए राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद और साथ साथ पूरा प्रशासनिक ढांचा यानी कि सिविल सर्विसेज, सिविल सेवक के सदस्य भी हैं, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे, तो उनको शक्तियों को प्रयोग करने के लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया था। और कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 74, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद को क्या करेंगी, ये इनको राष्ट्रपति को सहायता और सलाह करेंगी ताकि कार्यपालिका अच्छे से रन होगी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जहां से क्या हो जाता है, राष्ट्रपति पूरी तरीके से नाम मात्र के ही हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी छूट रियायत दी जाती है 44वां संविधान संशोधन 1978, और जिसमें रियायत दी जाती है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन वही मामला यदि दोबारा ले जाया जाता है तो राष्ट्रपति को उस बात को मानने के लिए बाध्य होंगे। तो अभी वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है 44वां संविधान संशोधन 1978 की राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति को पहले सिंपल सी बात है, देखा जाए तो पूरा लागू है। तो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था है, यही व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री की बात को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद को और उनकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, एक तरीके से बाध्य है। लेकिन अगर मन करता है तो पुनर्विचार के लिए वह मामला कह सकते हैं। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं। अब आइए बात करते हैं अगली क्लास में कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती हैं और ये कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर कार्यपालिका के जैसे कि अध्यात्मक प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, ठीक है, और अर्ध अध्यात्मक प्रणाली है, कहाँ कहाँ पर लागू है। आइए बात करते हैं कार्यपालिका के प्रकार में, आइए बात करते हैं अगले क्लास में।